केमिस्ट्री, आपका बायोलॉजी रहेगा। 92 से लेकर के 1992 से लेकर के 2003 तक अब तक के जितने भी बीपीएससी में इसमें पूछे गए एग्जाम है उस सारे क्वेश्चन को हम देखने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ व्याख्या के साथ उसके विस्तृत जानकारी के साथ देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा एग्जाम में इसे देख करके जरूर जाना है, देख करके जाइएगा, आपको काफ़ी फायदा होगा क्योंकि कई क्वेश्चन रिपीटेड आपको आता है। इसमें CPO अपर CPO सारे एग्जामिनेशन के पूर्वावलोकन है, BPSC 69 का भी इसमें क्वेश्चन किया हुआ है। तो सीधे चलते हैं आज का मोटिवेशन कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर आपके एक एक क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। जो भी लोगों वीडियो पर फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा ताकि आपको इसमें जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। देख सकते हैं आज का कोटेशन इस तरह से, सुविचार बदन है मिट्टी का, सांसें सारे उधार है, घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सब किरदार हैं। बिल्कुल ही सही बात है। और जितने भी लोग लग रहा होगा अहंकार है या फिर कुछ भी है कि मेरे पास लाखों करोड़ों अरबों रुपया है, लेकिन उसके पास एक कैपेसिटी औकात है, हालांकि वर्ड निगेटिव होता है लेकिन यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके पास एक अपने पूरी ज़िंदगी की मालिक किसी ने 50 60 या 60 साल ज़िंदगी जिया और उसके पास करोड़ों उसने आमदनी अर्न किया, लेकिन एक सांसें या 10 सांसें 20 सांसें या फिर 10 मिनट की भी सांसें खरीदने की औकात नहीं है किसी के पास भी। कोई 10 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं जी पाएगा। अगर किसी के पास है कि 50-60 में चला जाए, 50 सालों में चला जाएगा या 60 सालों में चला जाएगा या 70 सालों में, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कम आयु में भी चले जाते हैं, कई जो होते हैं माँ के गर्भ में ही चले जाते हैं। तो डिपेंड करता है, पता नहीं ये सारे नेचर के द्वारा जो क्रिएटेड होता है या आपके भाग्य कर सकते हैं कुछ भी हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कभी भी घमंड ना रखना है। रावण जी से सोने की लंका को भी घमंड ने तोड़ दिया था, वो अहंकार को तोड़ने के लिए हो सकती है। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए, न्यूट्रल रखिए, नम्रता के साथ ज़िंदगी को जीने की कोशिश करें, आगे जितना हेल्प हो सके दूसरों को हेल्प करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करते हैं और इसे अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। चलिए पहला सीधे क्वेश्चन सीधे टाइम वेस्ट करते हुए, और आपके ये सारे क्वेश्चन इस तरह से हैं। आई होप कि क्लियरली दिख रहा होगा। चलिए साइंस के क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। तो साइंस के पोर्शंस आपको ऑलरेडी मैंने हिस्ट्री करवा दिया है, पॉलिटी का लगभग 70 से 80 क्वेश्चन ज़्यादा मैंने करवा दिया गया किसी और के थ्रू, और उसके बाद आपके इकोनॉमिक्स आपका लगभग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने ज्योग्राफी का करवा दिया है। फिर आपका रिमेनिंग एज कोशिश करेंगे जल्द ही आपका इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दें और साइंस स्टार्ट हो जाएगा। साइंस का मैक्सिमम क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। फिर आपका बिहार GK GS भी का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सीधे टाइम में वेस्ट करते हुए आपके साइंस के पोर्शंस को चलते हैं। रिमेनिंग जो भी लोग लाइव जुड़ते जा रहे हैं अपने अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुभारंभ करते हैं आप श्री गणेश। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है आपके समकक्ष ये है, बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। निम्न ये भौतिकी का है, उसके बाद मैंने बताया जिसे भौतिकी यानी फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी करेंगे, समान विज्ञान का पोर्शन है। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ऑप्शन आपके हैं, आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा, या इनमें से नन ऑफ दीज, या इनमें से एक से अधिक। बताइएगा। हाइड्रोजन जो होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 1 होता है, 1 होता है। देख सकते हैं इसमें मेंशन किया गया 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक जो होता है प्रोटीन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन जो होता है ट्राइट्रियम, आपको पता है 3 इसके समस्थानिक है, एक प्रोटियम है, ट्यूटेरियम है, ट्राइट्रियम है, 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो आपको पता चल गया। तो इसमें किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाकी सभी में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? इकाई है किसकी है? तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, या वेग की? तो एंगस्ट्रम है जो कि आपका तरंगदैर्घ्य की इकाई है, यानी कि वेवलेंथ इसको इंग्लिश में कहेंगे। और एक एंगस्ट्रम का बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। इसी को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? इसको यूनिट इस तरह से करते हैं। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? उसका भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है?
प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी की इकाई, कई लोग इसमें प्रकाश वर्ष है तो समय लगा देते हैं, तो ये गलत होगा, आपका दूरी की इकाई है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर इसको कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होगा। किलोमीटर में अगर करेंगे कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है, 10⁻12 किलोमीटर। आगे कंटिन्यू बताइएगा। आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ज में मापा जाता है, किसमें, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक जो है आपका हर्ज है। एक सामान्य मनुष्य जो होता है 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज की आवृत्ति को सुन सकता है, सुनने में वो सक्षम होता है जो हम लोग सुन पाते हैं। और चलिए आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, सीधे टाइम न वेस्ट करते हुए बताइएगा। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, क्या चीज़ के होते हैं बने हुए, बताइएगा। आई होप क्लियर दिख रहा होगा। कई लोग का कमेंट आया सर थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर दिया कीजिए। चलिए आपके सामने अच्छा हो गया है, और ये देख सकते हैं 2017 का क्वेश्चन पूछा होगा BPSC 63 का। और पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, किसके बने होते हैं बताइएगा। आपके ऑप्शन सामने हैं। ए ऑप्शन है सोडियम सिलिकेट है, सिलिकॉन और डाइऑक्साइड है, और जर्मेनियम ऑक्साइड है, टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड है। ये उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही जवाब है इसमें आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2 होते हैं, यद्यपि प्राकृतिक रूप में इनमें से कुछ रॉक का क्रिस्टल और टाइनस्टोन के रूप में पाए जाते हैं, बस होता है जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविजन में भी प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट से आपको एक चीज़ और प्राप्त हो गया कि आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग कहाँ पर होता है, तो जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और रख लीजिएगा। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो उपयोग होता है आपका, तो रेडियो में प्रयोग होता है, टेलीविजन में प्रयोग होता है। आई होप समझ गए होंगे। घड़ी में जो प्रयोग होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का SiO2। हर्ज मापा जाता है, अभी मैंने आपको बताया हर्ज किसकी आवृत्ति है और किसका द्वारा मापी जाती है, तो आपका है आवृत्ति को मापा जाता है, ठीक है। इसकी को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ज है, ठीक है। हर्ज में आवृत्ति मापा जाता है, इसका संकेत जो होता है कैपिटल H और स्मॉल z लिखा जाता है, कैपिटल H और स्मॉल z से इसको डिनोट करते हैं। एक मनुष्य जो है सेम चीज़ को रिपीट किया गया। चलिए नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है बताइएगा आप लोग। विद्युत शक्ति का ये आप जांच भी सकते हैं आपकी प्रिपरेशन किस तरह का है, और ये चेक करना टाइम टू टाइम आपको ज़रूरी है, और इससे प्रीवियस ईयर से बेहतर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप चेक कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है एक्चुअल में। और ऑलरेडी मैंने आपको जो कंप्लीट करवाया है आप देख सकते हैं, इस सारी चीज़ों को मैंने आपके बना दिया है प्ले लिस्ट, उस वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये 8, 9, 10 लेक्चर मैंने ले लिया है, आपको देख सकते हैं। स्टार्टिंग लेक्चर 2 घंटे का, फिर आधे घंटा, 1 घंटे, फिर आपका 45 मिनट, इस तरह से सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करवाया है, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। और अभी ये लाइव चल रहा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट आपको बताते हैं। विद्युत शक्ति का जो मात्रक है आपका है वाट। विद्युत शक्ति यानी कि पावर मतलब वाट लगा देंगे तुम्हारे, वाट। जेम्स वाट ने इसका प्रतिपादन किया था, इसलिए अपने नाम पर इसका लग दिया हुआ है, डिनोट करते हैं वाट, ठीक है। देखिए विद्युत शक्ति का होता है कार्य बटे समय होता है, यानी वर्क बटे टाइम, ओके। और इसका ऐसा ही मात्रक वाट होता है। याद करने के लिए बताया वाट लगा देंगे, किस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है, तो इसका सीमा जो है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में है। देख सकते हो 2017 में क्वेश्चन पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। दिस स्पेक्ट्रम जो है प्रकाश के संबंध में कोई भी निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। समान तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बड़ा के मान जो होता है 3200 एंगस्ट्रॉम से 8600 एंगस्ट्रॉम होगा तक मानी जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एजेंसी नासा ने इसकी सीमा 380 से लेकर 700 नैनोमीटर बताया जाता है। NCERT की पुस्तक में इसकी सीमा जो बताती है 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर। परीक्षार्थी के प्रश्न के विकल्प के अनुसार इस परामर्श के भीतर में निकटतम उत्तर का चयन करेगी, ठीक है। आप जो भी निकटतम उत्तर हो सकता है आप उसका चयन कर सकते हैं।
सौर विकिरण निम्न में से किस प्रास में दिखता है? तो आपको दिखता है 400 से 700, अभी मैंने ये चीज़ बताया है यहाँ पर, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रो, देखिए एक ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, ये पानी वाला होगा। पायरोमीटर से उच्च तापमान नापते हैं। इलेक्ट्रोमीटर से आपको दूध के अथे मापते हैं, तो आपको इलेक्ट्रो दूध से संबंधित है। हाइग्रोमीटर आपका आर्द्रता से संबंधित है। ह्यूमिडिटी इसको इंग्लिश में कहेंगे, ह्यूमिडिटी। हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को मापने का ये वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर के से द्रवों एवं जल के तुलनात्मक घनत्व को मापा जाता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर मैंने बताया जल या द्रव, ठीक है। चारों बताते जा रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट्स से, अभी याद करते जाएगा। नोटबुक लेकर के आप बैठिएगा और उसको नोट करते जाएगा, अदरवाइज बाद में उसको, या अगर नोटबुक नहीं है अभी आपके पास तो बाद में इसको नोट करते जाएगा। दाब की इकाई क्या है? दाब जो होता है पास्कल से इसको डिनोट करते हैं, या फिर न्यूटन पर मीटर के हिसाब से इसको देखते हैं। इसकी जो डायमेंशन है न्यूटन प्रति मीटर, इसका आपका हो गया, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर आपका इसका यूनिट हो गया। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और दाब एक अदिश राशि है। सदिश राशि मैंने ऑलरेडी बताया, आप उसको देख सकते हैं। दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशन अगर देखेंगे, बीमा जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो आपका होता है एम आई होप दिख रहा होगा, दूसरा कलर ले लेते हैं इस कलर से। चलिए, ml पर पावर -1 t-2 HS लिख नहीं पा रहे हैं, आप समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। दाब का मात्रक भी सेम चीज़ें मैंने बताया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इसमें कोई भी नहीं है, तो ये भी आप ले सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देख सकते हैं ये रिसेंट क्वेश्चन पूछा हो गया, 19 का क्वेश्चन आया था 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था, जितने भी बो वाले हैं वो सब सदिश वाले आते हैं, जैसे कि ये भी है, त्वरण, वरण, बल, वेग, ये सारे सदिश है। तो अदिश अभी आपको मैंने बताया, आपका दाब यानी प्रेशर जो है अदिश राशि है, ठीक है। वे राशि जिनके व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, उसको सदिश कहते हैं। एक त्रिभुज के त्रिकोणों गोनों का नियम भी फॉलो करता है, उसका नियम को फॉलो करता है, तो उसको भी कहते हैं सदिश राशि। तो उदाहरण के लिए जैसे कि बल हो गया, बेल हो गया, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सारे सदिश राशि हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम यानी कि मैग्नीट्यूड की सिर्फ जरूरत पड़ता है, यानी कि सिर्फ एक वैल्यू दिखेगा कि 5 है, 6 है, 7 समथिंग कि, और दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं आयतन, दाब, चाल, दूरी और क्षेत्रफल, ये सारे क्या है? अदिश राशियाँ हैं। आपको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक है ही नहीं? कोई नहीं है, मात्रक नहीं है। तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है, ये नहीं कि है या नहीं, तो नहीं है। तो देख सकते हैं प्रतिबल का मात्रक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। बल का मात्रक भी है, न्यूटन है, इसका भी मात्रक पास्कल है या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विकृति, स्ट्रेस, इसका कोई भी मात्रक नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन हो गया। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन या उस वस्तु के मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं, ठीक है। यानी वस्तु की बीमा में जो आया परिवर्तन, कोई भी चेंजेज हुआ, और उस वस्तु के मूल बीमा, मान लीजिए कि आपका पहले आकार भी था, ठीक है, भी अब चेंज होकर के कैपिटल भी हो गया, ठीक है, बड़ा हो गया, आप चेंज होकर के बड़े हो गए, इसके अनुपात, आपका तो मूल तो यही है ना, आपका जड़ यही है, इसी को विकृति कहते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, विकृति एक बीमाहीन राशि, इसीलिए अब ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, क्योंकि ये अनुपात में है, इसलिए बीमा है ही नहीं। इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ना ही इसका कोई बीमा होता है, बीमाहीन है, डायमेंशन लेस है ये। चलिए आगे बताएं। जैसे आप लोग क्या है, कई लोग ऐसे होते हैं अभ्यर्थी जिसका लक्ष्य लेस है, यानी गोल है ही नहीं, जिंदगी में टारगेट है ही नहीं कि क्या करना है। जन्म ले लिए हैं, कहीं से आपको प्राप्त हो चुका है, फ्री की ज़िंदगी मिल रही है, फ्री के सांसें है, फ्री के आपके आप वातावरण का यूज कर रहे हैं, फ्री का आकाश है, सब कुछ, ज़्यादातर 99% चीज़ें आपको फ्री की चीज़ें हैं। उसका उपयोग कीजिए, उसका सदुपयोग करिए, उसको सही से यूज कीजिए, जीवन बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। सही कथन चुनिए। लाल का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी के प्रकाश वर्ष से कम है। ऐसा नहीं है, उल्टा होगा। लाल का प्रकाश तरंगदैर्घ्य जो होता है बैंगनी के प्रकाश से आपका
ज़्यादा होता है। आप वीडियो गौर करके आपने शॉर्टकट पढ़ा होगा एनसीईआरटी के दौरान, तो आपको मैंने जो नोट्स दिया है, जिन लोगों ने बाय किया है 199 में, उनको अच्छे से पता होगा। और ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा जिन लोगों ने बाय किया है, जिन लोगों ने भी बाय किया अभी उसको भी लेकर के पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट है, देखिए बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लेकिन आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक और आवृत्ति न्यूनतम होती है। ठीक उल्टा होता है, आवृत्ति और इसका उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, क्योंकि b बराबर होता है 1/λ। 1/λ, लेमडा आपको जो डिनोट करता है तरंगदैर्घ्य को, ठीक है, न्यू आपको जो डिनोट करता है आवृत्ति को। ठीक है, इस तरह से आपका फॉर्मूला के याद कर लीजिएगा। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, जब दिन में पानी का साबुन की फिल्म दिखाई देती है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का क्या मतलब, इसकी जो घटना घटी है का कारण क्या है? तो इस घटना का प्रकाश को व्यतिकरण कहते हैं, यानी इंटरफेरेंस कहते हैं। पानी, दिन में पानी का साबुन का बुलबुला फिल्म प्रकाश के व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस के कारण अनेक रंगों की और सुंदर दिखाई देती है। आप कभी देखे होंगे साबुन, जब आप घर में सफाई होती है तो माता बहनों के जब भी हाथों में आपने देखा होगा, अब तो खैर वॉशिंग मशीन हो गया, वो दृश्य आपको देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन जो लोग हैं 90s के या फिर 2000 के वर्थ के, तो उनको हाथों में साबुन जो लगता है ऊपर में एक गुब्बारे ऐसा आता है, उसके कलर्स डिफरेंट डिफरेंट का होता है, बहुत अच्छा होता है। ये किस कारण से होता है? तब प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। तो इसको भी आप जान लीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए, फिजिक्स के और कुछ नहीं, भौतिकी और कुछ नहीं, प्रकृति में जो घटना घटी है, जो आप लोग दिनचर्या हम डेली देखते हैं, उसी चीज़ को पढ़ना होता है। बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। प्रकाश, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? ये पूछ रहा है, तो ये आपका न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा यानी कि पॉजिटिव हिस्सा कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, अगर उसी को पूछेगा नेगेटिव हिस्सा तो आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस जो होता है यानी परमाणु का केंद्रक होता है, यानी नाभिक जो होता है परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित में न्यूक्लियन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक यानी कि न्यूक्लियस धनावेशित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोमीटर होता है और इसकी खोज किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने और जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन के किया था, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। P4R याद रखिएगा, प्रोटॉन को खोज रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज यानी N4 न्यूट्रॉन में आपको डिनोट करने के लिए बता रहा हूँ, को चैडविक ने किया, NC। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन, यानी ठोस है, जैसे कपूर आपका एग्जाम्पल है, वो क्या है? उर्ध्वपातन उसको कहते हैं, सब्लिमेशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको? सब्लिमेशन। ठीक है, ठोस, कपूर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। कपूर अभी ठोस में है, उसको जलाइएगा तो सीधे क्या होगा? वो द्रव में नहीं पहले बनेगा, लिक्विड फॉर्मेट नहीं होगा, सीधे वो गैस के फॉर्मेट में निकल के जाता है। ऊर्ध्वपातन एक प्रक्रम है यानी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना क्या कर रहा है? द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और गैसीय अवस्था को सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। ऐसे इसी को करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, वह ताप जिस पर ठोस, द्रव, गैस ऐसी अवस्था एक साथ रह सकती है, वो ताप क्या कहलाता है? उसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट जिसको कहते हैं। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट, ट्रिक बिंदु कहते हैं इसको, ट्रिक बिंदु। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है, त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। उदाहरण स्वरूप जैसे होता है 1611.65 पास्कल, आंशिक दबाव पर 273.16 केल्विन होता है। 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड जल का त्रिक बिंदु है जिस पर द्रव, जल, ठोस और अवयव जल जो होता है बाष्प एक साथ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉस्मिक किरणें क्या है? आवेशित कण है, अनावेशित है, या आवेशित है अनावेशित दोनों ही है, बता सकते हैं। ये आपका क्या है? तो आपके ये हैं कॉस्मिक किरणें जो होता है आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये ऊर्जा का आवेशित कण है जो कि अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश के गति के गमन करता है। आई होप क्लियर हो पाया होगा, फिर से बता देते हैं। चलिए, कॉस्मिक किरणें क्या है? एक आवेशित कण है। ठीक है, कॉस्मिक किरणें एक आवेशित कण है।
आगे क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, ये आपका पूछा जाएगा। इसमें जी का मतलब क्या है, यानी 2G अभी क्या चल रहा है आप लोग के पास, फॉर्म में देखिएगा तो 4G ज़्यादातर लोगों के पास है, लेकिन 5G भी आ चुका है, कुछ दिन में हो सकता है 6G भी आएगा। तो जी का मतलब क्या है, जनरेशन, ठीक है। जी का मतलब जनरेशन चेंज हो रहा है, कई लोग का जनरेशन चेंज होगा। हम लोग को जब पैदा हुए थे तो किस जनरेशन में थे, तो 1G 2G 3G, फिर अब आ गया 5G। चलिए 2G यानी कि दूसरी पीढ़ी की बेहतर संचार पद्धति, जी का ये 11 में देख सकते हैं। उस समय चल रहा था 2011 में ये 2G, आपका 3G। उसमें नेट की स्पीड क्या होती थी, जब गूगल पर हम कुछ सर्च करते थे, विकिपीडिया खुलने में भी लगता था टाइम 1-2 मिनट। रडार, रडार का आविष्कारक कौन था, तो आपका रॉबर्ट वाटसन, ठीक है। स्कॉटिश यानी स्कॉटिश का रहने वाला भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन ने वर्ष 1935 में पहली प्रायोगिक रडार यानी इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया जाता है। तो इसका एक भी क्वेश्चन बन सकता है, इस रडार का उपयोग क्या होता है, तो हवाई हमला जो होता है आपका अटैक होता है, उसको पूर्व से ही सचेत कर देता है, आपको इंडिकेट कर देता है कि वहाँ से आ रहा है, आप अपना सुरक्षित हो जाए। नेक्स्ट है गॉड पार्टिकल है, क्या है वो, तो आपका न्यूट्रॉन है, हिग्स बोसोन है, या फिर मेसोन है, पॉजिट्रॉन है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो आपका सही जवाब होगा हिग बोसोन है। हिग बोसोन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई थी और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया है। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण यानी गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसोन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिक की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स और बेल्जियम डब्ल्यू एंगलर्ट ने वर्ष 2023 को भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है इनको, ठीक है। ये गॉड पार्टिकल किसके है, तो आपका हिग्स और बोसोन के संगठन से है, और दोनों कहाँ के रहने वाले हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया ये सारे ब्रिटेन के ही दोनों हैं, ठीक है। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कब प्राप्त हुआ था, आपको डेट के साथ याद रखना चाहिए, आपके देश के सम्मान है, तो आपका 1930 में प्राप्त हुआ है, ठीक है, वैज्ञानिक के क्षेत्र में। और सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किनको प्राप्त हुआ है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देख सकते हैं आगे यहाँ पर व्याख्या आप जानेंगे तो अभी सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा। भौतिकी शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो थे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसका शॉर्ट फॉर्म में सी रमन जिसको कहते हैं, सी रमन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। उन्हें 1930 में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और अन्य नोबेल पुरस्कार जो भारत में संबंध विजेता रहे हैं इस तरह से, सबसे पहले जो मिला है साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ ठाकुर को, साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए उनको मिला है 1913 में। सीवी रमन, इन्हीं का मैंने अभी बताया, चंद्रशेखर आपका वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को 1930 में मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। फिर आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को मिला है भौतिकी के 1983 में। मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में, आपको पीस के क्षेत्र में मिला है 1979 में। अमृत सेन को जी को मिला है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 98 में। और कैलाश सत्यार्थी आपको रिसेंट इधर मिला है आपका, जब आपका मोदी जी आए हैं सरकार में 2014 में। याद कर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, पॉलिटिक्स सभी लोग को पता होता है, बिहार यूपी वालों को सभी लोग को याद रहता है। भी रामकृष्णन जी को रसायन क्षेत्र में 2009 में मिला है। और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में इधर रिसेंटली आपको 2019 में मिला है। अब बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड ये क्वेश्चन होता है। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, किस वैज्ञानिक ने की थी, तो आपका गैलीलियो ने की थी, ठीक है। टेलीस्कोप, ठीक है, दूरबीन जिसको कहते हैं। आगे बताइएगा, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार, बस राइट ब्रदर्स को खोजिए। ये दो पागल भाई थे जिसने बोला था पक्षी की तरह हम भी क्यों नहीं उड़ सकते हैं, ऐसा उसके मन में एक क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन का जवाब खोजते खोजते पूरी ज़िंदगी में इन्होंने फाइंड किया। तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। एक माइक्रोमीटर, मैंने अभी पूछा था स्टार्टिंग में ही, एक माइक्रो इसको यूनिट करते हैं तो 10⁻⁻6 होता है एक माइक्रोमीटर, लेकिन मिली में पूछ रहा है तो मिलीलीटर में आपको 3 घटा दीजिए, तो 3 देखिए घटा हुआ है 1/1000, तो आपका सी ऑप्शन सही है। 10⁻³ मिलीमीटर हो गया, 1/1000
1000 मिलीमीटर। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है कितना है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। फ़ारेनहाइट एक देखिए फॉर्मूला बताते हैं, F बराबर या फिर F/200, आप सारी चीज़ आपको याद है, शॉर्टकट फॉर्मूला इस तरह से देख लीजिए, F/9/5 + 32। यहाँ पर आप 40 पुट करिएगा, यहाँ पर 40 रखिएगा, तो यहाँ 40 रखिए और काट दीजिए, इसको काट दीजिए 8 बार में, 8 × 40, और 9 × 72 ये कैलकुलेट हो जाएगा। 72 + 32 कितना हो गया, 72 + 32 आपका हो गया 104 डिग्री। ठीक है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर ये डिग्री सेल्सियस में है तो आज फ़ारेनहाइट में निकाल लिए। अगर आपका सेल्सियस दिया रहता, आपका डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट निकाल लिए। उल्टा भी अगर दिया जाता कि फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, आप इसको डिग्री सेल्सियस में निकाल देते हैं। तो इस फॉर्मूला को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। F बराबर 9/5 + 32। ठीक है, ये 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है पीटी में। देखिए बीपीएससी पूर्वावलोकन का ये सारे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, कहाँ पर होता है, तो आपका रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण करने में, रंगीन पदार्थों के प्रभावी आचमन में, या एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग जो होता है तकनीक का, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए, किसी मिश्रण में से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का उपयोग होता है। तो चलिए नेक्स्ट है, लोलक की कालावधि यानी पीरियड क्या होता है, तो लोलक के लंबाई पर निर्भर करता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है T = 2π√L/g होता है, 2π√L/g। ठीक है, L/g ये देख सकते हैं, L/g एंड पाई एंड जी एक नियतांक है। सर्वलोलक की कालावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है, लोलक की कालावधि L लंबाई पर अनुक्रमानुपाती है। बल गुणनफल है किसका है, तो द्रव्यमान मास और एक्सेलरेशन का ma का है, तो मास और द्रव्यमान का गुणनफल है। संवेग में परिवर्तन के दल को वेग कहते हैं, और यदि वस्तु का द्रव्यमान m है और u से गति से आपका करते हुए t सेकंड में वेग करता है, प्राप्त करता है, तो वेग में संवेग में परिवर्तन की दर होता है m v - mu / t, m × v - u/t ma। ठीक है, a = v - u/t। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, त्वरण बराबर होगा a बराबर u म्यू v - u/t। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो अभी मैंने बताया आपका सदिश नहीं है तो अदिश होगा, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाप होगा। तो देख सकते हैं इसमें ये सदिश है, जो वाले जितने भी हैं, विस्थापन भी, एक बल भी, ये सारे सदिश है। आपका आयतन अदिश राशि है। ठीक है, आयतन जिसको वॉल्यूम कहते हैं। चलिए देख सकते हैं, सदिश राशि है वो राशि है जो परिणाम के साथ सदिशा बताती है, जैसे विस्थापन भी एक सदिश राशि है। अदिश राशि वो राशि है जिसमें केवल परिमाप होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती इसमें। आयतन एक अदिश राशि है। 34 नंबर क्वेश्चन बताइए, पदार्थ के संवेग और वेग के गुण के अनुपात, यानी अनुपात बच गया, यानी कि संवेग होता है क्या, मास इंटू वेलोसिटी, और इसमें डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, वेलोसिटी को डिवाइड कर दिया, यानी कि वेग को, तो वेग कैंसिल हो गया। तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी, तो द्रव्यमान ही सिर्फ प्राप्त होगा, m। तो द्रव्यमान कहाँ है, तो द्रव्यमान प्राप्त हो गया। ठीक है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, सेम चीज़ यहाँ पर लिखा गया। नेक्स्ट है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, तो 1000 मीटर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन। 1 किलोमीटर दूरी बराबर 1000 मीटर हो गया। 100 मीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर, और 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। पिको मतलब कि 12 होना चाहिए, 10⁻⁻12 ग्राम के। ठीक है, 1 पिको बराबर, ये सारे इकाइयाँ याद रखिएगा क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। ठीक है, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होता है, तो लिफ्ट पर जो भार लगता है m और g लगता है, यानी आपका भार मान लीजिए 50 है, प्लस उससे 9.8 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो या फिर 10 कहीं कहीं लिया जाता है g का, यानी g का जो वैल्यू होता है 9.8 × 10⁻9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये आपका है। लिफ्ट के 9.8 त्वरण के ऊपर जाते समय शून्य होगा, ऐसा कुछ नहीं है,
ऊपर जाते समय भार लगता है, ज़्यादा लगता है। और लिफ्ट के 9.8 त्वरण से नीचे आते समय भार शून्य, हाँ नीचे अगर लिफ्ट अचानक छोड़ देंगे तो भार यहाँ पर जो क्योंकि जी की वैल्यू यहाँ पर शून्य हो जाती है तो इसका भार जो होता है टोटल शून्य हो जाएगा, तो ये सही है। लिफ्ट के 9.8 त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय भार शून्य, ऐसा कुछ नहीं, दिशा आपको मैंडेटरी है क्योंकि दिशा जो क्योंकि ये इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि त्वरण जो है आपका एक सदिश राशि है, अभी मैंने बताया जिसमें परिमाप और दिशा, तो दिशा ऐसा कहना बहुत ही मूर्खता है, दिशा होगा, इसमें दिशा का इफेक्ट पड़ेगा, ऊपर नीचे जाने से इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि इसमें जी इम्पैक्ट कर रहा है। लिफ्ट के त्वरण के दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा बिल्कुल। लिफ्ट अगर आप तेजी से करेंगे या फिर अप डाउन करेंगे तो प्रभाव पड़ता है, तो सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो पाएगा। मैंने तीनों ऑप्शन मतलब चारों ऑप्शन को सही से समझाया आपको। लिफ्ट के 9.8 मीटर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति के दबाव नहीं पड़ता है, उस समय फर्श पर उसके द्वारा लगा बल शून्य होता है क्योंकि झील शून्य है। नेक्स्ट है, यदि क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लॉजिक क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समय मतलब एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक पंख है यानी जो कौवे का पंख हो या मोर का पंख, कोई भी एक हल्का सा पंख है, और एक रबड़ की गेंद है, गेंद आप जो बॉल खेलते हैं, ठीक है, एक बॉल है, और लकड़ी की एक गेंद है, एक मतलब उससे हार्ड गेंद है कुछ, एक समान ऊंचाई, मान लीजिए आपकी ऊंचाई, आपके टेरेस है, 5 तल्ले की बिल्डिंग है, यहाँ से गिराया जा रहा है आप सभी को, तो स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिराए जाते हैं, तो क्या है, पहला ऑप्शन को समझने की कोशिश कीजिएगा, पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, स्वतंत्रतापूर्वक गिराया जाएगा, स्वतंत्रतापूर्वक यानी फ्रीडम दिया गया है इसको, यहाँ पर जी का जो महत्व है सीधे खत्म कर दिया है, तो जी यहाँ पर खत्म होने पर देखिए क्वेश्चन, अब इसका आंसर आप लोग बताइएगा, फिर हम इसका विस्तार से हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट है, ये देखिए ऑप्शन हटा देते हैं, रबड़ की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगी, तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंच जाएंगे, या उपयुक्त में से एक से अधिक या नॉन, बताइएगा ABCD या तीनों में से सही सटीक जवाब आपका क्या है। और लेटेस्ट ये 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है 67 में, तो सही जवाब होगा तीनों, क्योंकि यहाँ पर जी का जो वैल्यू है स्वतंत्रतापूर्वक जो ये वर्ड जो लिख दिया है, इसके कारण ये जी समान हो गया 0, जिसके कारण तीनों समान पहुँचेगा, चाहे रुई हो या फिर आपका एक पंख हो या फिर बॉल रबड़ का हो या फिर काठ का हो या लकड़ी का हो या फिर आपका लोहे का, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। निर्वात हो गया, सीधे कह सकते हैं वैक्यूम की स्थिति में वायु प्रतिरोध इसमें है ही नहीं, शून्य होने के कारण पंख, रबड़, गेंद और लकड़ी के एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रपूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका वेग जो होता है v बराबर √100 2gh, यानी कि उसके दरम्यान से स्वतंत्र हो गया, उसका इसमें दरम्यान का वैल्यू ही नहीं रहा, मास का कुछ भी। वायु में ध्वनि तरंगे होती है, क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है, वायु ध्वनि ध्वनि अध्वनि अनुदैर्घ्य, ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश में अनुप्रस्थ होता है, ठीक है, अनुप्रस्थ इसमें ऑप्शन है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, मैग्नेटिकल, इसमें मैकेनिकल वेव रहता है, गलत है क्योंकि उनके संरचना के लिए एक धर्मात्मक माध्यम होता है, ठोस द्रव गैस की आवश्यकता होती है, वायु या गैस में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है क्योंकि इस माध्यम के घटक के तरंग की गति की दिशा के अनुदिश आंदोलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 14 नंबर क्वेश्चन आपके समकक्ष है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, ऊर्ध्वपातन के द्वारा इसको पृथक किया जाता है, सब्लिमेशन के द्वारा। नेफ्थलीन और ऊर्ध्वपातन का एक गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन वो प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था में ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है, जिससे मैंने कपूर का एग्जाम्पल दिया, ये दे सकते हैं, 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, विद्युत शक्ति, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वाट, विद्युत शक्ति के इकाई क्या है, वाट, एकदम सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया। चलिए 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि यूनिट सही नहीं है, वोल्ट मीटर विभवांतर का बिल्कुल सही है, अमीटर विद्युत आधार का, ये भी सही है। नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, यानी इसका भी सही है। नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, नहीं, विद्युत प्रतिरोध का आपका मात्रक होता है ओम, ठीक है, इस तरह से डिनोट करते हैं ओम।
गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो होता है एक छोटी सी विद्युत धारा या उसके प्रकरणों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। प्रश्न गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? टरबाइन डायनेमो से याद रखिएगा, इसका जो स्पेलिंग है वहीं से निकल जाता है, तो मैकेनिकल ऊर्जा निकलता है, मो से उसको इलेक्ट्रिकल में निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर किया जाता है। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटा जले तो बिजली का खर्च होगी कितना होगा? 1 यूनिट होगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 वाट इंटू 10 तो 1000 आ जाएगा, तो 1000 वाट प्रति घंटा हो जाएगा, यानी 1 यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा कितना होगा? तो 4.7 किलो ओम के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 46, ये आप इसको सेम ये फॉर्मूला का यूज करके आप बना सकते हैं। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है तो कहाँ पर होता है? अमोनियम क्लोराइड में होता है। एक समान सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघटय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में किया जाता है। डायनेमो क्या है? तो डायनेमो एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करने का काम करता है। डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनेमो में आर्मेचर विद्युत यानी चुंबकीय बल क्षेत्र के में घूर्णन करता है, जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरक के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल्ब जो होता है उत्पन्न करता है। नेक्स्ट बताइए विद्युत मोटर। अब ये किस में ट्रांसफर करता है? ये उल्टा कर देंगे, यानी ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफर करता है, ठीक। देख सकते हैं लेटेस्ट क्वेश्चन है। विद्युत मोटर एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। विद्युत धारा निम्न किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा आपका आमीटर से मापी जाती है। आमीटर से आपका मापी जाती है। किससे मापी जाती है? तो आपका आमीटर से 20 से आपका मापी जाती है। लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे। मीटर विद्युत धारा का मात्रक है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के लिए ईएमएफ का मापन करता है। विद्युत धारा किस उपकरण की से मापी जाती है? सेम क्वेश्चन है आमीटर से। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को यहीं पर कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो को, फिर हम कंटिन्यू करेंगे आने वाले टाइम में। और सारे जितने भी है मैंने लेक्चर लिया है, क्लासेज लिया है, उसको जरूर जा करके आप उसको देखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा, उससे काफ़ी आपको फायदा होगा। चलिए, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो उसका तरीका है एक प्रिज्म जो आपको बीच में डाल दिया जाता है, प्रकाश के बीच में, प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका है। आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है, जो 7 रंगों में बदल जाता है। सबसे पहले बैंगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी और लास्ट में लाल होता है, ठीक है। इस तरह से ये आपका वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आने वाले टाइम में सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कराएंगे। ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन हैं और एग्जामिनेशन से पहले सारे रिवीजन करके जरूर जाएगा। इन सारे वीडियो को जरूर देख कर जाएगा। प्लेलिस्ट इसका बना दिया गया है, उस प्लेलिस्ट का आप लाभ उठाइए। साथ ही साथ जिन लोगों को नोट्स या PDF चाहिए, आप इस नंबर पर दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सअप करके कॉल करके ले सकते हैं, और इसी पर नंबर पर आप पेमेंट व्हाट्सअप GPay या फ़ोनपे, Paytm, whatever you are going to use, you can over मैसेज में और स्क्रीनशॉट भेज करके इसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आने वाले टाइम में जो भी वैकेंसी आए, अपडेट आए या फिर जो भी नोट्स आए, इसके लिए बेल घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। इन सारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिन दोस्तों, जिन भाई बंधुओं को या भाई बहनों को ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।